हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम अदानी पोर्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होती किसी भी स्टॉक के बारे में। जब मैं उस स्टॉक के बारे में बात करता हूँ तो मेरा पर्पस सिर्फ ये होता है कि कहीं आप न्यूज़ को पढ़ के खुद न्यूज़ का शिकार तो नहीं बन रहे। और इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट अपनी तरफ से जो भी क्लैरिटी मैं आपके सामने लेकर आ सकता हूँ उस तरह की क्लैरिटी लेकर आता हूँ। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग मेरी ही इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस लगाने लगते हैं, और अगर मैं उन क्वेश्चन मार्क्स का रिप्लाई नहीं करूं तो बाकी जो लोग उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे वो भी उसमें यहाँ पर घुल मिल जाते हैं। ऐसा ये पॉलिटिकल साइंस का एक एक्सपीरियंस कहता है। विवेक भाई, आपको एक्सपीरियंस है क्या पॉलिटिकल साइंस का? तो मेरे एक्सपीरियंस की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात है। और जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस को लेकर बात है, पॉलिटिक्स को लेकर बात है, तो मैंने पॉलिटिक्स को लेकर करीब करीब 200 बुक्स पढ़ी हैं। इवन दो आई हैव नो इंटेंशन टू गो फॉर पॉलिटिकल इलेक्शंस, स्टिल आई अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। और ये पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ जो अपनी राजनीति है, जो पीएम, सीएम, एमएलए, एमपीज, ये जो बनने की बात है सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, बल्कि पॉलिटिक्स का मतलब है ह्यूमन माइंड को रीड करके उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, कौन सी बात बोली जाए जिससे सामने वाला बुद्धू है वो बुद्धू ही बना रहे, और जो स्मार्ट लोग हैं जिनको हम इंडियन अंग्रेज कह सकते हैं, वो अपने टॉप के इगोइस्टिक स्टेट ऑफ माइंड में रहने की वजह से चीजों को साफ साफ नहीं लिख पाए। वो सिर्फ अपनी एकेडमिक डिग्री की वजह से कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो वहीं रुक जाएं। तो मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन अगर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो मेरी बात को अच्छा बुरा लगने के बदले मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हम सब में से किसी को आना चाहिए, वो यहाँ पर अच्छा इंग्लिश स्पीकर होने की जरूरत नहीं है। अगर स्पीकर को स्पीकर भी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ना ही इस चीज की इंपॉर्टेंस है कि हमें कितनी अच्छी इंग्लिश लिखनी आती है। इट हैज नो इंपॉर्टेंस। इट हैज नो इंपॉर्टेंस कि हमें कितनी अच्छी इंग्लिश सुननी आती है, कि हम हॉलीवुड मूवीज को अच्छे से एक एक वर्ड को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। हम इंग्लिश के जो सॉन्ग्स हैं एग्जैक्टली सेम वे में हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो सुनने से फर्क पड़ता है, ना ही बोलने से फर्क पड़ता है, और ना ही लिखने के टैलेंट से फर्क पड़ता है। यहां फर्क पड़ता है समझने से, पढ़ने से, कि जो चीजें यहां पर हम पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर। आज की डेट में अभी जो जितनी भी न्यूज आती हैं, जैसे AWL को थी, अदानी विल्मार को लेकर थी। अदानी विल्मार को लेकर मैंने एग्जैक्टली बहुत अच्छे से सबको साफ साफ किया था कि सेट टू कंसीडर, वी आर कंसिडरिंग, वी आर थिंकिंग, रिसोर्सेस आर टेलिंग, पीपल आर टेलिंग अस, दोज हैव स्ट्रिक्टली सेड कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन हम फिर भी बात करेंगे। और 2 दिन गिराया गया, माल भरा गया AWL का, और उसके बाद में कंपनी मैनेजमेंट ने आकर कह दी कि भैया हम तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, और पब्लिक में जितनी भी बातें होती हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जो रूमर्स हैं वो रूमर्स हैं। एनीवेज, इस रूमर को रूमर कहते हैं या कुछ और कहते हैं, या मीनिंग समझ में आना चाहिए। सेम ही चीज अभी अदानी पोर्ट्स को लेकर चल रही है। डिलॉयट ने यहाँ पर कुछ बातें कही होंगी, डिलॉयट के कुछ रीजन रहे होंगे। जो इनके स्टेचुटरी ऑडिटर्स हैं अदानी पोर्ट्स के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और रेजिग्नेशन देते हुए कहा, जो उनका मेन पॉइंट है कि जो इंटर ग्रुप कंपनीज की ट्रांजैक्शंस हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को लेकर हमें क्लैरिटी लेने की जरूरत है, क्लैरिटी रखने की जरूरत है एज एन ऑडिटर। और क्योंकि हम बाकी कंपनीज में ऑडिटर नहीं हैं, और जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो हमें सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना पड़ रहा है, और हमें बाकी कंपनीज की बुक्स को थोरोली चेक करने का यहाँ पर राइट नहीं है, तो हम यहाँ से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो ये उनका कहना है। अगर हम सीए एक्ट की बात करने लगे तो जो भी न्यू ऑडिटर आता है, आप ध्यान रखना, मैं सेम कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं। जो नया ऑडिटर आता है उसके लिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने अगर टाइम से पहले यहां पर रिजाइन किया है तो उस रेजिग्नेशन के रीजन को यहां पर समझा जाए, और उस चीज को समझने के बाद ही, उस रिस्क को एसेस करने के बाद ही, कि हमने उसको पूरा अच्छे से एस्टिमेशन लेने के बाद ही
अपना यहाँ पर जो इनविटेशन है, जो न्यू अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाए। अगर नए ऑडिटर को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बड़ा रिस्क नजर आता है, तो उसको न्यू ऑडिटर वहां पर नहीं बनना चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। अब जब बीडीओ को इन्होंने यहां पर अपॉइंट किया है डिलॉयट के जाने के बाद में, तो क्या हम बीडीओ से ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को यहां पर फॉलो नहीं कर रहे होंगे? क्या कुछ ऐसा नजर आता है? अगर बीडीओ यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, विच इज द फिफ्थ और सिक्स्थ लार्जेस्ट अकाउंटिंग फर्म इन द वर्ल्ड, राइट, जिनके यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डिलॉयट भी कर रहा होगा? और क्या हम बीडीओ को यहाँ पर कटघरे में रख सकते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें इन बातों को समझना चाहिए कि टाइमिंग क्या है यहाँ पर। ये टाइमिंग जो रेजिग्नेशन की है और इन सब चीजों की है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसके पीछे जो पार्टनर्स हैं, उनकी पर्सनल ईगो भी आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो रोबोट्स हैं? क्या पर्सनल ईगो वहां नहीं आ सकती? जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं ना, जो पार्टनर्स हैं बिग फोर के, वहां पर जो जिस लेवल की ईगो आ सकती है, उस लेवल की ईगो किसी में नहीं आ सकती। आपको पता है इस बात का? वो अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते। बिग फोर फर्म्स के पार्टनर्स अपने आप को भगवान से कम नहीं मानेंगे। अगर आप इस बात को आप समझो इस बात को। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि अदानी पोर्ट ही सही है या डिलॉयट ही सही है, लेकिन दोनों चीजों को हमें ठीक से समझना चाहिए। जब हम अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर डिलॉयट की बात करते हैं, तो यहां पर एक चीज समझो, डिलॉयट फ्रॉड, आप समझना, मैं सिर्फ ये लिखकर यहां पर टाइप कर रहा हूं, यहां पर सर्च कर रहा हूं। और डिलॉयट फ्रॉड का जब मैं यहां पर लिखता हूं, तो नीचे क्या आता है? यहां पर IL एंड FS फ्रॉड केस में फॉर्मर डिलॉयट सीईओ बैंड फॉर 7 years फ्रॉम ऑडिटिंग। मतलब डिलॉयट जिसकी बात को लेकर अदानी पोर्ट्स को यहां पर कटघरे में रखा गया, उसी डिलॉयट के सीईओ को 7 years के लिए बैन कर दिया गया फर्दर ऑडिट करने से। और यहां पर हम सीईओ की बात कर रहे हैं, किसी छोटे मोटे मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द हेड ऑफ द फर्म, जिस फर्म के रेजिग्नेशन से यहां पर अदानी पोर्ट्स को कटघरे में खड़ा किया गया। आई एम अगेन नॉट सेइंग कि अदानी पोर्ट सही है या डिलॉयट सही है, लेकिन दोनों चीजों को यहां पर सुन तो लो, समझ तो लो। स्टॉक मार्केट में आए हुए यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर पर्सनल बायस रखने के लिए नहीं आए हो। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पर्सनल बायस मत रखो। पर्सनल बायस रखोगे तो यहाँ पैसे नहीं बनेंगे। और जहां तक बात मेरे कहने की है, मेरे कहने से तो आपको कुछ भी नहीं करना, मेरे कहने से तो कुछ भी नहीं करना। सीरियसली समझो, देखो, समझ में आए तो डिसीजन लो, अदरवाइज पैसा आपका है। गन पॉइंट पर ना तो मीडिया आपको ट्रेड कराएगा, गन पॉइंट पर ना आपको ऑपरेटर ट्रेड कराएगा, और ना ही गन पॉइंट पर मैं ट्रेड कराऊंगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें अभी कुछ दिन पहले की भी बताऊंगा, कुछ महीने पहले की भी दिखाऊंगा आपको, आप समझना बात को। और ये सिर्फ इस केस में नहीं है, यहाँ पर मैं न्यूज में जाता हूं, और आप न्यूज में जाओगे तो और फर्दर चीजें नजर आएंगी कि यहाँ पर अदानी तो ठीक है, ईडी सर्चेस मुंबई ऑफिस ऑफ डिलॉयट इंडिया केपीएमजी यूनिट। ये मई 2023 की बात है, आप ध्यान से समझना। मीन्स क्या ईडी को शौक चढ़ता है बिना किसी सबूत के यहां पर डिलॉयट के ऑफिस में जाके सर्च मार दे? कम ऑन। अगर यहाँ पर अदानी के ऑफिस में ईडी सर्च कर दे, अब आप ये कहोगे वहां तो करेगी नहीं, वो तो सरकार ही इनकी है। एनीवेज, इस चीज का कोई आंसर नहीं है। लेकिन ईडी डिलॉयट के ऑफिस में जाकर सर्च कर रही है, उसके पास कुछ तो होगा। दूध के धुले हैं क्या? दूध के धुले नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझना, आप नीचे और आना और फिर से ध्यान से देखना। और डिलॉयट फ्लैग सोर्सेज फ्रॉम इनअप्रोप्रिएट अप्रूव्ड वेंडर्स एट भारत पे। एनीवेज, IL&FS का ये केस था। और 3-4 न्यूज मैंने और पढ़ी थी। और जहां तक उन न्यूज की बात है, तो मैं आपको ट्विटर पे आपको खोल के दिखाता हूं, जिसको अभी x.com कहते हैं, और एक्स ज्यादा अच्छा लगता है ट्विटर से वैसे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, दीज वर फ्यू। मैं यहाँ पर प्रोफाइल में गया और रिप्लाईज में गया, बिकॉज आई हैड रिप्लाइड ऑन दिस। यहाँ पर डिलॉयट इंडिया अलेजेस 22 ऑडिट वायलेशंस बाय डिलॉयट केपीएमजी आर्म, ये 2019 की बात है, रॉयटर ने छापी है। यहाँ पर 22 रॉन्ग डूइंग्स बाय डिलॉयट, द सेम डिलॉयट जिसकी वजह से यहाँ पर हम बाकी हंगामा कर रहे हैं। अब मैं कुछ और चीजें आपको दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान से समझना। हम अब यहाँ पर जाते हैं स्क्रीनर.इन पर। स्क्रीनर.इन पर गए और हम अदानी पोर्ट्स पर गए। अदानी पोर्ट्स पर जाने के बाद में हम यहाँ शेयर होल्डिंग में जाते हैं, और शेयर होल्डिंग में जाकर देखते हैं कि FIIs के पास यहाँ पर कितने % शेयर होल्डिंग है।
17% शेयर होल्डिंग है। 1% इन्होंने लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर बेच दी थी या जो भी कुछ हुआ था यहाँ पर प्रमोटर्स ने खरीदी होगी। और डीआईआईज ने यहाँ पर 12.45% हिस्सेदारी यहाँ पर कम की थी। लेकिन प्रमोटर ने यहाँ पर उतनी ही इंक्रीज कर ली थी और पब्लिक यहाँ पर कम हो गई थी। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ एफआईआईज और डीआईआईज के पास यहाँ पर 17 एंड 13 ओवरऑल 30% के आसपास हिस्सेदारी है। और अगर हम बात करें कि अभी इन्होंने कुछ एग्जिट किया है क्या, तो हम यहाँ पर एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर देखते हैं और आज की वॉल्यूम देखते हैं कि आज की इस न्यूज के बाद जो वीकेंड पर आई थी अदानी पोर्ट्स की, कि कितना माल यहाँ पर बिका होगा। तो यहाँ कितना माल बिका होगा ये सिर्फ एक ही चीज से पता चल जाता है कि वॉल्यूम आज कितनी आई है। आज तो वॉल्यूम है ही नहीं, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। इससे बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो इससे पहले बहुत बार आ चुकी है, आज तो वॉल्यूम है ही नहीं। तो अगर ऐसी कुछ बात थी तो जो 30% मार्केट में होल्डिंग लेकर बैठे हैं एफआईआईज एंड डीआईआईज, क्या हमें इनकी इंटरनल समझ से ज्यादा समझ है? हमें क्या लगता है मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, मैक्वेरी या फिर एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी एएमसीज, इनमें जो लोग बैठे हैं ये रिपोर्ट्स को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ सकते। ये लोग ज्यादा अच्छे से इस रेजिग्नेशन की कहानी को नहीं समझ सकते जितना हम रिटेलर समझ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम ही पक्षपाती हो गए हैं? यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है। इतनी बड़ी अगर ये बात होती तो यहाँ कुछ तो वॉल्यूम होता है यार, कोई किसी ने तो माल बेचा होता। माल बिका ही नहीं, जिस प्राइस पे ओपन हुआ नीचे गया, माल भर के ले गए और ग्रीन में क्लोज हुआ है। यहाँ पर ग्रीन में क्लोज होने का मतलब प्राइस बढ़कर बंद नहीं हुआ। हाँ, 1.6% टूटकर ही बंद हुआ है, लेकिन जिस प्राइस पर ओपन हुआ था उससे ऊपर बंद हुआ है। और कुल मिलाकर कितना टूटा है यहाँ पर 1.6%, और बिना वॉल्यूम के। इससे आज से ज्यादा वॉल्यूम तो 2 दिन पहले थी यहाँ पर, जब कुछ भी बात नहीं थी किसी भी तरह की। और ये किस टाइम पर है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये उस टाइम पर है जब इस कंपनी ने 2000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2.5 टाइम्स हुआ है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से के कंपैरिजन में। हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। इजराइल वाले पोस्ट की इन्होंने पोजीशन ले ली है। जो केरला में पोर्ट बन रहा था वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और इंडिया ग्रो कर रही है। मोनोपोली इनकी है। पोर्ट में मोनोपोली ऑटोमेटिकली आती है क्योंकि पोर्ट तैयार करने के लिए बहुत बड़ा बेस चाहिए। ये रियल एसेट्स हैं, ये हवा में ऐसे तैयार नहीं कर सकते कि 4 एम्प्लॉइज को एक लीज्ड ऑफिस में बैठाया और काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। दीज आर द रियल एसेट्स। तो यहाँ ये डिफरेंट सिनेरियो है टोटली। आज की डेट में जो इसकी वैल्यूएशन है, यहाँ पर पी रेशियो की बात करने लगे, दिस इज 23 ओनली। 23 पी रेशियो है। अब 23 पी रेशियो ओनली होता है क्या? मीन्स जहां मोनोपोली इस तरह की हो और जिसका इंडिया की ग्रोथ के साथ ग्रो करना बिल्कुल 100% श्योर हो, उसके लिए तो ये रीजनेबल होती है, बहुत रीजनेबल होती है। नॉट ए हाई वैल्यूएशन वाला गेम कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि विवेक भाई आप किसके फेवर में हो? मैं यहाँ पर पैसा बनाने के फेवर में हूँ और किसी चीज के फेवर में नहीं हूँ। यहाँ पर आपको कुछ अपनी ट्वीट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर 2-3 लगातार मैंने ट्वीट्स की अदानी पोर्ट्स को लेकर, जिससे मैं आप सबको अच्छे से समझा सकूं। तो उसको लेकर काफी अगर कमेंट्स पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अननेसेसरी किसी को यहाँ पर समझा रहा हूं कि आओ इस शेयर को परचेज करो। मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आप परचेज नहीं करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आप परचेज करोगे नीचे चला गया तो आपका पैसा डूबेगा। यहाँ पर मेरा इसमें कोई हित नहीं है क्योंकि जो पैसा आपका बनेगा उससे मुझे कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला यहाँ पर। और जहां तक बात यह है कि मेरे कहने से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा क्या? इतनी बड़ी कंपनी मेरे कहने से ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। इतनी बड़ी क्या, कोई सी भी कंपनी नहीं जाती। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे बुक मार्क्स में मैं गया और मैं अपने भी जो इस तरह के केसेस होते हैं ना जहाँ पर लोग थोड़ी सी टांग खिंचाई करने के लिए भी आ जाते हैं समझने के बदले, तो मैं उनको भी बुक मार्क करके रख लेता हूँ। जैसे जब ये अदानी का पहले वाला केस हुआ था, यहाँ मैंने लिखा था रेदर देन टू गो बाय इमोशंस प्लीज वॉच, और ये सब मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था जनवरी 30 को कि यहाँ पर समझो कि अदानी पोर्ट्स, अदानी विलमार, अंबुजा सीमेंट, दीज आर द रियल बिजनेसेस। इस तरह से इस खबरों में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक जो मेरे बड़े भाई जैसे मेरे दोस्त हैं उनके साथ जो मेरा कन्वर्सेशन था वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि हम लोग यहाँ पर 2 दिन के लिए नहीं है स्टॉक मार्केट में, वी आर हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और हमें गिरने पर इन्वेस्ट करने की जरूरत होनी चाहिए। मैंने लिखा भी था दिस कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय एल्डर ब्रदर। और उसके बाद में February 3 को मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम बाइंग माई सेल्फ,
मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हूं कि पब्लिक को फंसाने की बात कर रहा हूं, मुझे किसी से कुछ कुछ नहीं मिलता। अदानी भाई बहुत बड़े इंसान हैं, मुझे जानते भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैं क्या कर रहा था उस टाइम पर। February 3rd की बात है, जब मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि भाई मेरे पास उस टाइम पर जितनी लिक्विडिटी बची हुई थी, उसका एक हिस्सा मैंने उस टाइम पर लगाया था, फिर से 2000 शेयर्स अदानी पोर्ट्स के फिर से परचेज किए थे, और अदानी विल्मार के भी परचेज किए थे। अदानी पोर्ट्स के जब परचेज किए थे 435 वाज द प्राइस। और ये कब की बात है? February 3rd की बात है। और February 3rd को स्टॉक प्राइस कहां पर ट्रेड कर रहा था, अगर हम देखने लगे February 3rd की हम बात कर रहे हैं, February 3rd, सो दिस वॉज द डे जब इसने बिल्कुल लो लगाया था, February 3rd, और 435 was my buying price। 435 कहां पर था? 435 यहां पर था, जिस टाइम पर हर कोई ये कह रहा था कि ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। वहां से मेरा पैसा 81% तो बढ़ चुका है। कितने दिन में? 192 डेज में। और उस टाइम पर लोग क्या कह रहे थे? अगर आप वो ट्वीट्स पढ़ोगे ना, ट्वीट्स के कमेंट्स पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत कुछ समझाएगी। आप थोड़ा सा टाइम और दो और देखते जाओ। मैं यहां पर अगर इस ट्वीट में डिटेल में जाऊं, 168 कमेंट्स थे इस ट्वीट पर उस टाइम पर। आप डिटेल में जाओगे तो सबसे पहले, दिस इज नॉट लॉजिक बट आउट ऑफ भक्ति, द अदर डे यू वुड बी गिविंग ज्ञान एज डोंट कैच ए फॉलिंग नाइफ। मतलब ये भक्ति कहां से आ गई यार? मीन्स अब ये भक्त ने तो यहां पर पैसे कमा लिए, ये भक्त के पैसे तो डबल हो गए। एंड दिस वाज स्क्रीनशॉट ऑफ वन ऑफ माय मैनी अकाउंट्स, और वो भी, इसमें इस बात को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ओ गॉड क्या कर डाला उसके बाद में, ये बहुत महंगे हैं। और ट्वीट इसलिए क्योंकि भारत माता की जय, उस बात को छोड़ देते हैं। मोस्ट हैप्पी पर्सन और शुड वी एग्जिट बिकॉज बहुत पैसा है भाई आपके पास, छोड़ देते हैं। ये दोनों कंपनी एक्चुअल बिजनेस कर रही है। मैं आपको दो तीन और दिखाता हूँ। मीन्स अजीब अजीब सी बात थी। और यहाँ पर एडेड, सोच में, सच में आप बहुत लकी हो सर। ठीक है, आई एम ए लकी गाय, उसमें कोई बात ही नहीं है कहने की। एंड यस, जैसे आप ये पढ़ोगे, देयर इज ए मिनिक्यूल डिफरेंस बिटवीन बीइंग बुलिश एंड बीइंग फुलिश। सो भाई ये फुलिश बुलिश था, तो यहाँ पर इसके पैसे बन गए। आप यहाँ पर फुलिश नहीं बनो। और उसके बाद में नीचे भी अगर आप जाते जाओगे ना, इतने सारे ऐसे ऐसे यहाँ पर कमेंट्स मिलेंगे जिसकी यहाँ पर मीन्स कहने की कोई बात ही नहीं है। गंदे गंदे कमेंट्स भी थे। एनीवेज उस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और नीचे हम जाएंगे तो आप पढ़ लेना इसको, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आप डिटेल में पढ़ना। जैसे ये लिखा हुआ है, बैड डिसीजन इवन इफ यू वांट टू बाय पोर्ट्स शुड हैव सोल्ड ए पुट ऑप्शन। यानी कि मैं वहां चला जाऊं एफएनडो में जहां पर मेरे पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं। और जैसे इन्होंने लिखा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ना तो मैं डूबा, और जिन्होंने बात को समझा वो तैर के भी आ गए। और जितना पैसा यहाँ पर एफडी में शायद 8 9 10 साल में बनता, उतना 4 5 6 महीने में बन गया। सेम ही सिचुएशन आज की डेट में है। हम लोगों को ये समझना चाहिए हम किस पे विश्वास कर रहे हैं। जो जिनके ऊपर खुद से एलिगेशंस लगे हुए हैं, जिस कंपनी के सीईओ खुद से यहाँ पर 7 ईयर्स के लिए बैंड हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर टैक्स पेड, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, टैक्स पे करने के बाद में नेट प्रॉफिट है, लगातार बिजनेस ग्रो कर रहा है, लगातार रेवेन्यू है, यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स अच्छे बने हुए हैं। अगेन आई एम सेइंग, मेरे कहने से नहीं जाना। मैं तो यहाँ पर बाय कर रहा हूँ अपने हिसाब से, आपने मेरे कहने से यहाँ पर बाय नहीं करना, बिल्कुल भी बाय नहीं करना। मेरे कहने से बाय करोगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं मीन्स इसको उल्टा लेकर चलो, बिल्कुल कुछ नहीं करना है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आंखें खोल लो यार। यहाँ पर आंखें खोल लो किस चीज़ से, कि यहाँ पर अच्छी इंग्लिश बोलने से हम अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन जाते। यहाँ पर बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवीज़ की इंग्लिश को अच्छे से समझने से हम यहाँ पर अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन जाते। हम यहाँ पर कहाँ पर दा लगाना चाहिए और कहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए, कहाँ कोमा लगाना चाहिए, इस चीज़ से हम यहाँ पर अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनते। इस इंग्लिश के पीछे इंटेंशन क्या है, इनके इन बिटवीन लाइन्स, जो इन बिटवीन लाइन्स हमें रीड करना होता है कि ये यहाँ पर खबरें आ क्यों रही हैं, उस चीज को समझने से, उसकी इंटेंशन समझने से, उसको रिलेटिवली मार्केट में समझदारी से पढ़ने से, उस चीज से हम यहाँ पर समझदार बनते हैं। स्टॉक मार्केट में इंग्लिश दिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं एक और चीज बताता हूँ, जहां तक इंग्लिश की बात है, ये एक आर्ट है। इंग्लिश हमें बहुत अच्छी आनी चाहिए, लेकिन उस इंग्लिश के यहाँ पर ईगो में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर समझदारी खत्म हो जाए। जो जापान के यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, कोई इंग्लिश नहीं बोलता, सबके यहाँ पे ट्रांसलेटर हैं।
इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे योगी जी कोई इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन उनसे अच्छा शासन आप करके दिखाओ। जो दूसरे स्टेट्स के यहाँ पर लोग हैं ना, वो एक ही चीज़ कहते हैं, भाई हमारा सीएम योगी जैसा ले आओ। यहाँ इंटेंशन इम्पोर्टेंट है, यहाँ समझदारी इम्पोर्टेंट है, यहाँ कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप भी स्टॉक मार्केट में ना तो बायस्ड हो, ना मेरी सुनो, ना किसी और की सुनो। थोड़ा-सा टाइम निकालो, मेहनत करो, रीड करो और बैक टेस्ट करो कि जब लास्ट टाइम यहाँ पर इसी तरह की खबरें छपी थी, इसी तरह के यहाँ पर काम हुए थे, तब किसने गलत किया था और कैसे गलत किया था। जो बिग फोर फर्म्स हैं, क्या वो कभी माल प्रैक्टिसेस में नहीं आई? क्या वो फ्रॉड्स में नहीं आई? आप गूगल पे सर्च करके देखो, यू विल हैव इनफ डेटा टू अंडरस्टैंड दैट। बट क्या इन कंपनीज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। यहाँ पर समझदारी दिखानी चाहिए, यहाँ पर बहाव में नहीं बहना चाहिए। वैल्यूएशन देखनी चाहिए, टेक्निकल पैरामीटर्स देखने चाहिए। इस बात को भी समझना चाहिए कि वीकेंड पर इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी नोबडी हैज सोल्ड एनीथिंग। अगर यहाँ पर सेलिंग आती तो स्टॉक प्राइस का क्या होता? आप इस बात को यहाँ पर समझो। देयर इज नो वॉल्यूम एट ऑल। कहाँ गई वॉल्यूम? कैसी वॉल्यूम? कुछ नहीं आया। दिस स्टॉक विल कीप ऑन गोइंग अप। जहां तक मेरी बात करें, मैं कहाँ तक रखूंगा? अब इस बात को छोड़ देते हैं, मैं कहाँ तक रखूंगा? आप अपने हिसाब से ट्रेड करो, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा। मेरे हिसाब से सीखते जाओ। यस, I know that I need to keep on making videos. I need to keep on making videos to make you understand कि भैया किसी के कहने पे नहीं जाओ, ना मेरे कहने पे, ना टीवी वालों के कहने पे, ना मीडिया पे। यहाँ पर किस तरीके से समझना है, इस तरीके से समझना है जैसे मैंने आपको पूरी पिक्चर क्लियर की है। अगेन, आई एम बुलिश ऑन गुड बिजनेसेस। आई विल रिमेन बुलिश ऑन गुड बिजनेसेस। इंडिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो वो अदानी पोर्ट से होकर ही जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और इंडिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इस चीज में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी द ट्रैक कि किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर 7 और 8% की जीडीपी बढ़ती रहेगी, ये रियल जीडीपी ग्रोथ है, साथ में 5% का इन्फ्लेशन रहेगा। सो जिस तरीके से 12-13% यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी बढ़ती रहेगी, मीन्स विद इन्फ्लेशन, उससे ज्यादा स्पीड से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उससे ज्यादा स्पीड से यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी और नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग बिजनेस ग्रोथ रहेगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देखेंगे, मेरे हिसाब से सीखते रहेंगे। फॉलो करना है, सब्सक्राइब कराना है, दोस्तों को शेयर भी करना है। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने ना, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने की और डिटेल में लेकर आने की, ये मेहनत बाकी दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।